अध्याय 236 बढ़ती तीव्रता। गिरीश और मोहित ने अपने सिर उठाए और आरव को देखा। बाकी सब भी उस लौ में डूबी हुई आकृति को घूर रहे थे। ये वही युवक था जिसने प्राचीन बंजर दुनिया में एक चमत्कार किया था। पूर्वी बंजर क्षेत्र की युवा पीढ़ी का अधिकांश हिस्सा उसकी युद्ध शक्तियों के बारे में कुछ हद तक उत्सुक था। इतनी प्रबल ज्वाला की भावना, उस लौ से भरे शरीर में निहित आग की शक्तियों को महसूस करते हुए सभी ने मन ही मन कहा। सुनील का भाव ठंडा था। प्राचीन बंजर दुनिया में उसकी एक भुजा आरव ने ज्वाला की मूर्ति की मदद से जला दी थी। आरव के संगीत मंत्र बहुत शक्तिशाली थे। हालांकि क्या आग उसकी सबसे कुशल क्षमता थी? शायद। डोंगमीरा वंश के किसी व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा, आक्रमण करो। कई मंत्र सीधे खिले और आरव और भैरव की ओर बढ़ चले। हालांकि उसी क्षण आरव के पीछे सूर्य धर्म से एक अत्यंत चौंकाने वाली आग की रोशनी निकली, मानो सूर्य का प्रकाश सीधे नीचे चमक रहा हो। कई मंत्र तुरंत शून्य में जल गए। इससे भी अधिक भयानक रूप से धर्म में कई प्राचीन अक्षर खिलते हुए दिखाई दिए। अग्नि, ज्वाला, तेज। डोंगमीरा वंश के कुछ निम्न स्तरीय साधकों की आंखों में ज्वाला की भावना प्रकट हुई और प्राचीन अक्षर इच्छाशक्ति में बदल गए, जो सीधे उन पर आक्रमण कर रहे थे। उन्होंने एक दयनीय चीख निकाली और दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उनकी आंखों से खून बह निकला। इस बीच कुछ लोग जलने लगे। भयानक प्राचीन अक्षर इच्छाशक्ति की मदद से सीधे उनके शरीर में घुस गए। कुछ छपाक की आवाजें सुनाई दी। जल तत्व क्षमताओं में कुशल कुछ डोंगमीरा वंश के साधकों ने जल मंत्रों का प्रयोग किया, जिन्होंने सभी के शरीर को ढक लिया। आग बुझाने के लिए उन पर बर्फ गिरी, लेकिन कुछ लोग फिर भी घायल हो गए। ओह, सबके दिल कांप उठे। घायल हुए लोगों में एक वह भी था जो छठे स्तर के धर्मतल में था। वह वास्तव में आरव के धर्म से निकलने वाली रोशनी को भी सहन नहीं कर सका। धमाका, एक और भी अधिक हिंसक ज्वाला की सांस छोड़ी गई। ऐसा लगा जैसे आकाश में लावा प्रकट हो गया हो और आग के समुद्र में बदल गया हो। आरव के शरीर पर सुनहरी दिव्य ज्वालाएं जलने लगीं, जो अंतहीन मात्रा में आग में नहा रहा था। उसके धर्म का प्रकाश भी दिव्य ज्वालाओं के समान था। उसके धर्म को प्राचीन बंजर दुनिया में प्राचीन चिरागलान अवशेष से ज्वाला की पुस्तक के साथ मिला दिया गया था। जगह की सभी बर्फ की सीलें दिव्य ज्वालाओं के प्रकाश से जल उठीं। फिर बर्फ की शक्ति समाप्त हो गई और आग के समुद्र में बदल गई। आरव का शरीर चमका और एक परछाई में बदल गया। वह हवा की भावना सहित विभिन्न तत्वों की कुलीन इच्छा का उपयोग करने में कुशल था। चूंकि वह हवा के साथ यात्रा करने में सक्षम था, वह बहुत तेज था। डोंगमीरा वंश के एक साधक ने खतरे को महसूस किया और तेजी से पीछे हट गया। फिर धर्म के प्रकाश ने उसके शरीर को ढक लिया और ज्वालाएं उसे निगलती हुई प्रतीत हुई। आरव ने अपनी हथेली से थप्पड़ मारा और दूसरे व्यक्ति ने विरोध करने के प्रयास में अपने हाथ उठाए। एक जोरदार धमाके के साथ साधक पीछे की ओर उड़ गया और उसके शरीर पर एक भयानक आग की रोशनी चमकी। जैसे ही जलते हुए प्राचीन अक्षर हल्के से प्रकट हुए, उसका शरीर जलने लगा। सावधान रहो। जल तत्व शक्तियों में कुशल एक साधक तुरंत उसके सामने उतरा और उसके शरीर को बर्फ से सील करने के लिए एक जल मंत्र का इस्तेमाल किया। अन्यथा वो तुरंत जलकर मर जाता। छठे स्तर का धर्मतल का साधक, जो आरव से 2 स्तर ऊपर था, उसके एक वार को भी नहीं झेल सका। डोंग, एक जोरदार धमाके के साथ विशाल घड़ी आरव की ओर बढ़ी और एक अविश्वसनीय रूप से भारी शक्ति ने उसके शरीर पर दबाव डाला। भैरव ने आगे कदम बढ़ाया, लेकिन अन्य मंत्र उसकी ओर बढ़ने लगे। दूसरे लोग भी थे जो उस पर हमला कर रहे थे। आरव ने उड़ती हुई प्राचीन घड़ी को देखा और उसके पीछे एक चंद्रमा प्रकट हुआ। सूर्य और चंद्रमा बारी बारी से आए, जबकि ठंडक और गर्मी एक साथ फैल गई, जो एक भयावह यिन और यांग भावर में बदल गई। जो प्राचीन घड़ी दौड़ रही थी, वह कभी बर्फ से और कभी ज्वालाओं से भर जाती थी। 2 अलग अलग इच्छाएं प्राचीन घड़ी की सतह पर उड़ी और उस पर प्राचीन अक्षर स्पष्ट रूप से प्रकट हुए। जिस साधक ने प्राचीन घड़ी धर्म को छोड़ा था, उसका भाव बदल गया, क्योंकि उसने एक अत्यंत भयानक आभा महसूस की। उसने अपनी इच्छा को नियंत्रित किया और अपने धर्म को वापस लेना चाहा। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश लगातार बरसता रहा और प्राचीन घड़ी धर्म पर उतरा। धीरे धीरे प्राचीन घड़ी जम गई और रुक गई। स्पष्ट चटकने की आवाजें सुनी जा सकती थी, क्योंकि घड़ी पर दरारें दिखाई देने लगी थी। नहीं, डोंगमीरा वंश का 7वें स्तर का धर्मतल का एक साधक चिल्लाया। जैसे ही उसकी आवाज बंद हुई, चटकने की आवाजें लगातार फैलने लगीं। उसका धर्म टुकड़ों में कुचल गया और उसकी जीवन आत्मा, जो धर्म के साथ विलीन हो गई थी, वह भी इसके साथ नष्ट हो गई। डोंगमीरा वंश के साधक ने एक दयनीय चीख निकाली और एक मुंह खून थूका। उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया और वह आकाश से नीचे गिर गया। इतना शक्तिशाली, आसपास के सभी लोग केवल अपने दिलों को कांपता हुआ महसूस कर सकते थे। आरव ने 3 स्तरों को पार किया और अपने धर्म का उपयोग करके डोंगमीरा वंश के 7वें स्तर के धर्मतल के साधक के धर्म को स्थायी रूप से नष्ट कर दिया। कितना जबरदस्त! उसने सीधे अपने प्रतिद्वंद्वी को एक भारी तरीके से खत्म कर दिया था और इतना निर्णायक था कि डोंगमीरा वंश के अन्य लोगों को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला। किन के राजा के पोते किन ली ने आरव की युद्ध शक्तियों पर सवाल उठाया
और मोहित ने भी उसे लड़ने के लिए उकसाया। अब मोहित और डोंगमीरा वंश के लोगों ने इसे अपनी आंखों से देख लिया था। यह आरव की युद्ध शक्तियां थीं। डोंगमीरा वंश के लोगों के भाव जितने हो सकते थे उतने कड़वे थे। उन्होंने आरव और भैरव पर संयुक्त रूप से हमला करने के लिए इतने सारे लोग भेजे थे, लेकिन एक और व्यक्ति वास्तव में आरव द्वारा फिर से स्थायी रूप से अक्षम कर दिया गया था। ये कितना शर्मनाक था। कई साधक बाहर निकले। अंत में डोंगमीरा वंश के उच्च स्तर के धर्मतल के साधकों ने अवलोकन करना बंद कर दिया और एक साथ हमला करने का फैसला किया। ऐसा देखकर भैरव ने सीधे अपना हाथ बढ़ाया और अपनी पीठ से अपनी युद्ध कुल्हाड़ी, अपना अनुष्ठानिक उपकरण, ले लिया। वो हर समय अपना कुलीन अनुष्ठानिक उपकरण ले जा रहा था। कुलीन इच्छा अनुष्ठानिक उपकरण में घुस गई। एक गुस्से वाली दहाड़ देते हुए भैरव ने डोंगमीरा वंश के आने वाले साधकों की ओर वार किया। उसकी कुल्हाड़ी शून्य को ही 2 भागों में काटती हुई प्रतीत हुई और डोंगमीरा वंश के सभी साधकों ने हमले से किनारा कर लिया। फिर भैरव आगे बढ़ा। वह एक शैतान की तरह आगे बढ़ा और अपनी युद्ध कुल्हाड़ी को लगातार घुमाया। प्रत्येक प्रहार शीर्ष स्तरीय धर्मतल के साधकों द्वारा किए गए हमलों जितना शक्तिशाली था। कुलीन इच्छा को अनुष्ठानिक उपकरण में मिला दिया गया था, भैरव की अपनी ताकत के अलावा। इस प्रकार उजागर की गई शक्ति की अच्छी तरह से कल्पना की जा सकती है। आरव ने भैरव को नहीं देखा क्योंकि उसने अपना कुलीन अनुष्ठानिक उपकरण लाया था और उसे भैरव पर बहुत विश्वास था। जुड़वा धर्म, सूर्य और चंद्रमा ने भयानक शक्तियों को छोड़ना जारी रखा और पहले लड़े कुछ डोंगमीरा वंश के साधकों पर प्रहार किया। आसपास के सभी लोग युद्ध के मैदान को भूल रहे थे और अपने दिलों में हैरान थे। डोंगमीरा वंश उन दोनों को भी नहीं हरा सका जो दोनों चौथे स्तर के धर्मतल में थे। कुटीर अभी भी कुटीर था। किन राजवंश और डोंगमीरा वंश के लिए कुटीर की किंवदंती को कुचलना शायद बहुत मुश्किल होगा। गिरीश ने धीरे से अपनी भौहें सिकुड़ी और उसके चेहरे पर निराशा का भाव दिखाई दिया। फिर उसने बांस की बांसुरी निकाली और उसे अपने होठों के पास बजाया। बांसुरी का संगीत फैल गया और अदृश्य आध्यात्मिक शक्तियों के निशान सीधे आरव और भैरव की ओर बढ़े। उस पल में आरव ने केवल अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को सीधे बाधित करते हुए अपने कानों में तीखे शोर के निशान महसूस किए। वह उन मंत्रों को भी नहीं बना सका जिन्हें वह डालना चाहता था। उसने अपनी भौहें कसकर सिकुड़ी और गिरीश पर एक नजर डाली। उसका भाव बेहद ठंडा था। गिरीश डोंगमीरा वंश के 2 सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं में से एक था और उसे पूर्वी बंजक क्षेत्र में युवा पीढ़ी के बीच सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के रूप में सम्मानित किया गया था। उसने वास्तव में इस समय हमला करने का विकल्प चुना। आरव के शरीर से एक और भी अधिक हिंसक आभा खिली क्योंकि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा ने गिरीश के संगीत हमले का विरोध किया। अपना पैर पटकते हुए उसने किसी भी मंत्र का उपयोग नहीं किया, बल्कि डोंगमीरा वंश के एक साधक पर अपनी हथेली से थप्पड़ मारा। प्राचीन अक्षरों की चमक उसकी हथेली पर चमकी जो सब कुछ पिघलाने में सक्षम लग रही थी। उसकी हथेली डोंगमीरा वंश के साधक की मुट्ठी से टकराई, जिसके बाद साधक दर्द से चिल्लाया क्योंकि उसकी भुजाएं जलने लगीं। दृश्य देखकर सभी की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या ये गिरीश के हस्तक्षेप के प्रति उसकी प्रतिक्रिया थी? बांसुरी का संगीत तेज हो गया। इस पल आरव को लगा जैसे कई हरे सांप प्रकट हो गए हैं और उसे काट रहे हैं। उसकी आत्मा ने शून्यता और दर्द की एक लहर महसूस की जो बेहद असहज थी, जबकि उसका सिर ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वह फटने वाला है। उसने संगीत का विरोध करने के लिए अपनी मजबूत आध्यात्मिक इच्छा का इस्तेमाल किया, लेकिन संगीत का हमला हर जगह और अभेद्य था, उसके कानों में प्रवेश करना जारी रखता था। आरव के चारों ओर की ज्वालाएं भी समाप्त हो रही थीं और वह हवा में अकड़ा हुआ खड़ा था, मानो उसे संगीत के हमले से दबा दिया गया हो। उस समय डोंगमीरा वंश के एक साधक का एक आक्रमण मंत्र उड़कर आया। एक जोरदार धमाके के बाद आरव ने एक दबी हुई आह भरी। भले ही उसका भौतिक शरीर मजबूत था, फिर भी उसने अनियंत्रित रूप से एक मुंह खून थूक दिया क्योंकि उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया था। आरव शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों हमलों को सहन कर रहा था। भैरव ने एक गुस्से वाली दहाड़ दी। उसने भी गिरीश के संगीत हमले को महसूस किया था। उस समय उसके शरीर के चारों ओर एक अत्यंत भयानक प्रकाश प्रकट हुआ, मानो वह किसी शैतान का प्रकाश हो। उसके शरीर से कांटेदार कवच का एक सेट उभरा और धीरे धीरे उसे लपेट लिया, उसके शरीर को ढक लिया और असली शैतान के कवच में बदल गया। भयानक शैतान के पंखों की जोड़ी कवच से जुड़ी हुई थी, जैसे कि वे पूरी तरह से अंदर फिट हो। ये है। सभी ने भैरव को आश्चर्य से देखा, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी उदास सुनहरे प्रकाश से चमक रही थी, जैसे कि वे शैतान की राक्षसी आंखें हों। उसके शरीर पर एक अविश्वसनीय रूप से भयावह धारा बह रही थी। इस समय उसके हाथ में कुलीन युद्ध कुल्हाड़ी पूरी तरह से सक्रिय हो गई और उससे एक चौंकाने वाली शक्ति फैल गई। गिरीश के संगीत को नजरअंदाज करते हुए भैरव ने अपनी कुल्हाड़ी से वार किया। तुरंत उसके सामने के स्थान में आकाश को चीरने वाली एक किरण दिखाई दी। बस एक पल में आकाश में खून खिल गया। कई साधक दर्द से चिल्लाए और जल्दी से पीछे हट गए। कुछ के हाथ कट गए, जबकि अन्य के धर्म नष्ट हो गए। सभी हमले से हैरान थे। भले ही भैरव ने कुलीन अनुष्ठानिक उपकरण का इस्तेमाल किया था, वह आखिरकार चौथे स्तर के धर्मतल में था और वास्तव में इस तरह के एक अविश्वसनीय हमले को अंजाम देने में कामयाब रहा।
जिस तरह से उसने अपनी कुल्हाड़ी से वार किया वह अभी भी ऐसा था जैसे वह लकड़ी का एक टुकड़ा काट रहा हो, लेकिन डोंगमीरा वंश के साधक उसकी लकड़ी बन गए थे और आसानी से कट गए थे। क्या वह पागल हो गया था क्योंकि आरव घायल हो गया था? गिरीश का भाव अंततः शांत नहीं रहा। हालांकि उसने लड़ाई में भाग लिया था, डोंगमीरा वंश के कुछ लोग वास्तव में अभी भी घायल थे। डोंगमीरा वंश के एक शीर्ष प्रतिभा के रूप में यह उसके लिए काफी शर्मनाक था। उस समय दूर से कई आकृतियां सरसराती हुई आ रही थीं। यहाँ की लड़ाई केवल थोड़े समय के लिए चली थी, लेकिन इसके प्रभाव विनाशकारी थे। सबसे पहले पहुंचने वाले किन राजवंश और डोंगमीरा वंश के थे। आज मोहित और गिरीश उस स्थान पर मिल रहे थे और वे सभी इस पर पूरा ध्यान दे रहे थे, इसलिए वे सबसे पहले पहुंचे। हालांकि जब वे पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि यह सितार वादन जैसा नहीं था। डोंगमीरा वंश के आधे से अधिक लोग वास्तव में घायल थे, कुछ स्थायी रूप से अक्षम थे और कुछ ने अपना हाथ खो दिया था। ऐसा दृश्य देखकर डोंगमीरा वंश के साधक का गुस्सा, जो अभी पहुंचा था, आसानी से कल्पना की जा सकती थी। उसका भाव बेहद ठंडा था क्योंकि उसने भैरों पर एक नजर डाली जो हवा में कुलीन अनुष्ठानिक उपकरण पकड़े हुए था। युद्ध कुल्हाड़ी से अभी भी एक भयानक प्रकाश निकल रहा था। उसने वास्तव में यहाँ इतना जंगली अभिनय करने की हिम्मत की। धमाका! एक कुलीन तल का साधक बाहर निकला। एक पल में एक भयानक शक्ति ने भैरों को ढक लिया। भैरों ने अपना सिर उठाया और उस आकृति को घूरने लगा। उसका भाव अभी भी बहुत ठंडा था। कुलीन इस समय क्रोध से भरा हुआ था। अपना हाथ उठाते हुए उसने सीधे थप्पड़ मारा और भयानक हथेली का निशान सब कुछ कुचलता हुआ प्रतीत हुआ। भैरव गुस्से में दहाड़ा और अपने हाथ में युद्ध कुल्हाड़ी उठाए उसे बाहर निकाल दिया। हालांकि वह एक असली कुलीन को कैसे रोक सकता था? हथेली के निशान ने सब कुछ कुचल दिया और कुल्हाड़ी से प्रकाश को समाप्त कर दिया। नीचे गिरते हुए ये भैरव से टकराया। बस एक पल में भैरव सीधे जमीन की ओर उड़ गया और हमले का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। अध्याय 237 मामला गंभीर होना। धमाका! एक जोरदार धमाके के साथ भैरव का हिंसक शरीर हथेली के निशान से नीचे गिरा दिया गया और यहाँ तक कि जमीन भी सीधे फट गई। ये स्पष्ट था कि उसने अभी कितना शक्तिशाली हमला सहा था। थूक! उसने कुछ खून थूका। सभी ने देखा कि भैरव के शरीर पर कवच भी फट गया था। कुलीन तल के साधक ने गुस्से में हमला किया था। इस प्रकार उसके हमले की शक्ति की अच्छी तरह से कल्पना की जा सकती है। जब एक कुलीन तल का साधक धर्म तल के साधक से लड़ता है तो कोई रहस्य नहीं होता है। तथ्य यह है कि भैरव बिना मरे एक झटका ले सकता था। ये पहले से ही दिखाता था कि उसकी रक्षा उत्कृष्ट थी। भैरव! आरव बाहर भागा और भैरव के सामने प्रकट हुआ। उस समय भैरव जमीन पर पड़ा था। वह कुछ कठिनाई से खड़ा हुआ और धीमी आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अनियंत्रित रूप से एक और मुंह खून थूका और उसका शरीर जमीन पर गिर गया। उसने एक कुलीन से एक झटका लिया। यह पहले से ही सौभाग्य की बात थी कि वह मरा नहीं। यहाँ तक कि आरव का शरीर भी धीरे धीरे कांप रहा था क्योंकि उसने भैरव को सहारा देने के लिए अपने कांपते हाथों का इस्तेमाल किया। अपना सिर उठाते हुए उसने हवा में मौजूद कुलीन को घूरा। उसकी आंखें बेहद बर्फीली थीं। आकाश में कुलीन ने आरव की आंखों को देखा और वास्तव में मदद नहीं कर सका, लेकिन एक अजीब भावना महसूस हुई। उन आंखों से उसने एक ठंडक देखी जो सब कुछ की अवहेलना करेगी। उसे लगा कि अगर युवक बड़ा हो गया तो युवक निश्चित रूप से उसे हर कीमत पर मारने की कोशिश करेगा। उससे एक ठंडा हत्या का इरादा फैल गया। उसे ये भी एहसास हुआ कि उसने क्या किया था। उसने लगभग कुटीर से किसी को मार डाला था। हालांकि उसे इसका पछतावा नहीं था। जब वह उस स्थान पर पहुंचा तो उसने कुटीर के लोगों को अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए देखा, जबकि डोंगमीरा वंश के कई शिष्य या तो अपंग थे या स्थायी रूप से अक्षम थे। भले ही वे कुटीर के शिष्य थे, वे इतना घमंड से काम करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? डोंगमीरा वंश भी पूर्वी बंजक क्षेत्र की शीर्ष 3 शक्तियों में से एक था। दूसरी ओर कुटीर केवल कॉलेज का एक हिस्सा था और उससे आए लोगों ने वास्तव में इतनी बर्बरता से काम करने की हिम्मत की। हवा में कुलीन से फैल रहे हत्या के इरादे को महसूस करते हुए विभिन्न शक्तियों के सभी लोगों को एहसास हुआ कि यह सितार वादन की गड़बड़ी हाथ से निकलती जा रही है। डोंगमीरा वंश के कई लोग स्थायी रूप से अक्षम थे और कई गंभीर रूप से घायल थे। हालांकि ये डोंगमीरा वंश ही था जो कुटीर को लड़ने के लिए मजबूर करता रहा। भैरव और आरव केवल जवाबी हमला कर रहे थे। अब न केवल डोंगमीरा वंश के साधकों ने संयुक्त रूप से कुटीर के शिष्यों पर हमला किया, बल्कि एक कुलीन ने भी हमला किया था। उसने एक हथेली से भैरव को दबा दिया और थप्पड़ से उसे लगभग मार डाला। उस समय उसने उन्हें मारने का अपना इरादा भी प्रदर्शित किया। कुटीर इसे आसानी से कैसे जाने दे सकता था? मोहित और गिरीश दोनों ने ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं की थी। किन राजवंश और डोंगमीरा वंश केवल कुटीर पर दबाव डालना चाहते थे और यह सबसे अच्छा होता अगर वे कुटीर की किंवदंती को तोड़ सकते। हालांकि कुटीर के शिष्यों की शक्तियां सभी की कल्पना से परे थीं। इसलिए डोंगमीरा वंश इस गड़बड़ी को साफ नहीं कर सका, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति हुई। धमाका! एक हिंसक आभा ने अंतरिक्ष पर दबाव डाला। कुलीन के पास वास्तव में उन्हें मारने का इरादा था।
हालांकि उस समय कुछ आकृतियां झपकी और आरव के सामने प्रकट हुई। वे वास्तव में खड्ग संत पर्वत के शिष्य थे। उनमें से एक ने आकाश में ऊपर देखा और कहा, वरिष्ठ, क्या आपने हमला करने से पहले स्पष्ट रूप से सोचा है? कुलीन की आंखें चमक उठीं। उसने उस व्यक्ति पर भावहीन रूप से एक नजर डाली और एक दबंग तरीके से कहा, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। शिष्य ने झुककर कहा, हालांकि आरव कुटीर का एक नया भर्ती किया गया शिष्य है और मेरे गुरु का छोटा कनिष्ठ भी है। वरिष्ठ, यदि आप वास्तव में उसे मारना चाहते हैं तो कुटीर की तो बात ही छोड़िए, मेरे गुरु भी शायद इसे आसानी से नहीं जाने देंगे। इसके अलावा मेरा मानना है कि आप आज की घटना के कारण के बारे में अभी भी अस्पष्ट हैं। वरिष्ठ, आपको पहले इसके बारे में पता लगाना चाहिए। कुलीन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। हालांकि शिष्य ने कहा कि उसने हिम्मत नहीं की, शब्द वास्तव में पहले से ही कुछ हद तक धमकी भरे थे। बेशक वह खुद कुलीन को धमकी देने के योग्य नहीं था, लेकिन खड्ग संत पर्वत पर वह व्यक्ति था। उसके शब्द सही थे। अगर कुलीन ने वास्तव में आरव को मार डाला तो खड्ग संत पर्वत पर कुटीर का सबसे बड़ा भाई उसे नहीं छोड़ेगा। कुटीर की तो बात ही छोड़िए। कुटीर में बहुत सारे शिष्य नहीं थे। आरव सहित उस समय भी केवल 8 ही थे। यह अन्य वंशों से बहुत अलग था। इसलिए कुटीर में प्रत्येक शिष्य वंश के लिए डोंगमीरा वंश के व्यक्तिगत शिष्यों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण था। केवल गिरीश जैसे लोगों की तुलना एक ही कुटीर शिष्य से की जा सकती थी। दूर से लोगों के सरसराने की आवाज सुनाई दी। यहाँ की लड़ाई ने विभिन्न शक्तियों के वरिष्ठों को आकर्षित किया था। जब उन्होंने उस स्थान पर स्थिति देखी तो उनके चेहरे पर एक अजीब भाव दिखाई दिया। क्या डोंगमीरा वंश और कुटीर के बीच कोई संघर्ष था? कुछ और लोग उस स्थान की ओर उड़े। मौके पर मौजूद सभी लोगों के भाव और भी गंभीर हो गए। कॉलेज के लोग आ गए थे। कुटीर का 5वां शिष्य चिराग फैन भी आ गया था। कॉलेज के वरिष्ठ वीरेंद्र, सुमितगे और अर्जुन प्रताप के पास गए, जबकि चिराग फैन आरव और भैरव के पास प्रकट हुआ। उनके पीछे उदय और प्रिया भी आ गए थे। उन्होंने चिराग फैन को सबसे सरल तरीके से बताया कि क्या हुआ था। चिराग फैन और वीरेंद्र दोनों ने घायल भैरव को देखा। आरव को भी मामूली चोटें आई थीं जो स्पष्ट नहीं थीं, लेकिन भैरव गंभीर रूप से घायल था और उसकी चोटों को बस एक नज़र में देखा जा सकता था। तुम लोग हर समय यहाँ देख रहे थे। वीरेंद्र ने सुमितगे और अर्जुन प्रताप सहित कॉलेज के शिष्यों पर एक नज़र डाली। कॉलेज के सभी लोग काफी अजीब लग रहे थे। हालांकि कुटीर एक तरह से अलग थलग था, यह आखिरकार कॉलेज का हिस्सा था। कुटीर और डोंगमीरा वंश के बीच एक संघर्ष था, लेकिन कॉलेज के शिष्यों ने हस्तक्षेप नहीं किया। ये वास्तव में अपमानजनक था। तुमने ये किया। दूसरी तरफ चिराग फैन ने आरव को आकाश में कुलीन को ठंड से घूरते हुए देखा और स्पष्ट रूप से जान गया कि क्या हुआ था। क्या डोंगमीरा वंश के एक कुलीन ने भैरव पर हमला किया था? आकाश में कुलीन ने ठंड से कहा, तुम्हारे कुटीर के शिष्य बहुत बेलगाम हैं। चिराग फैन का भाव बहुत शांत था, लेकिन शांति से वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि एक भयानक तूफान चल रहा है, जैसे कि वह किसी भी क्षण फट सकता है। उनकी देखभाल करो। चिराग फैन पीछे मुड़ा और वीरेंद्र से कहा। ठीक है। वीरेंद्र ने सिर हिलाया और चिराग फैन ने आगे कदम बढ़ाया। धमाका। एक अविश्वसनीय रूप से हिंसक ज्वाला की भावना तुरंत विशाल स्थान पर फैल गई। एक पल में उपस्थित सभी लोगों ने बढ़ते तापमान को महसूस किया, जैसे कि पूरी दुनिया बेहद गर्म हो रही हो। वे वास्तव में पसीना बहाने लगे थे। सभी ने देखा कि चिराग फैन के शरीर पर एक भ्रामक ज्वलंत चमक बह रही थी। यह असली ज्वालाओं जैसा नहीं दिखता था, लेकिन यह असली ज्वालाओं से भी अधिक भयानक लगता था। भ्रामक ज्वालाएं आकाश में चढ़ गईं और इसके चारों ओर का स्थान भी उनमें विलीन हो गया। अग्नि तत्व की आध्यात्मिक क्यूई भ्रामक ज्वालाओं में बदल गई जो आकाश में जल गईं। गर्म। इस समय सभी को केवल बेहद गर्म और कुछ हद तक उन्मत्त महसूस हो रहा था, जैसे कि उन्हें एक चूल्हे पर रखा गया हो। उस समय एक कुलीन बाहर निकला। वह किन राजवंश से था और उसने कहा, आज दोनों पक्षों को चोट लगी है। हम अभी के लिए रुके और चर्चा करें। चर्चा के लिए कोई जगह नहीं है। चिराग फैन के मुंह से एक ठंडी आवाज निकली। अगर कुटीर के शिष्य एक निष्पक्ष लड़ाई में हार जाते तो वे इसे स्वीकार कर लेते, क्योंकि वे अपने विरोधियों से कम कुशल थे। अगर वे एक हाथापाई में हार जाते तो वे स्वाभाविक रूप से कुछ नहीं कह सकते थे, लेकिन कुटीर ने पहले कभी नहीं हारा था। हालांकि इस समय ये डोंगमीरा वंश का कुलीन था जो कुटीर के लोगों को धमका रहा था। चर्चा करने के लिए क्या था? जैसे ही चिराग फैन ने बोलना समाप्त किया, उसने अपना सिर उठाया और कुलीन को देखा। बस एक पल में आकाश में अनगिनत भ्रामक ज्वलंत धाराएं एक साथ फट गईं। तुरंत विनाशकारी ज्वालाओं की एक लहर ने सीधे अंतरिक्ष को ढक लिया, जिसका केंद्र आकाश में कुलीन था। आग की अंतहीन शक्ति एक चूल्हे में बदल गई। आकाश में कुलीन जलता हुआ प्रतीत हो रहा था। सभी ने एक अजीब दृश्य देखा। एक भ्रामक चूल्हे ने आकाश में कुलीन को निगल लिया था और उसके शरीर को जला रहा था। यह एक कुलीन स्तर का मंत्र था और इसकी शक्तियां विनाशकारी थीं। कुलीन का भाव काफी बदल गया, क्योंकि उसने ज्वालाओं के निशान को सीधे अपने शरीर में रिसते हुए महसूस किया।
भयानक भ्रामक चूल्हा दुनिया में सबसे शुद्ध ज्वालाओं से बना हुआ प्रतीत होता था और उसे राख में जलाना चाहता था। उसके शरीर से एक चौंकाने वाली आभा निकली क्योंकि वह आग बुझाना चाहता था, लेकिन ज्वाला मंत्र बुझने वाला नहीं लग रहा था और जलता रहा। एक सिजलिंग ध्वनि फैल गई। कुलीन के शरीर में लगभग नमी नहीं थी और उसकी त्वचा सूखी और बेजान हो गई। वह बहुत दर्द में दिखाई दे रहा था। दृश्य ने कई लोगों के भाव बदल दिए। कुटीर का पांचवां शिष्य चिराग फैन वास्तव में इतना शक्तिशाली है। एक छपाक की आवाज सुनाई दी क्योंकि कई जलधाराएं उड़ गईं, नरक में घुस गईं और कुलीन के शरीर की ओर बढ़ गईं। डोंगमीरा वंश के कुछ साधक बाहर चले गए। उन सभी ने अपनी कुलीन आभा जारी की और नीचे चिराग फैन को ठंड से घूरा। चिराग फैन ने अपनी आग की छड़ी पकड़ रखी थी। फिर काली आग की छड़ी तुरंत एक राक्षसी रक्त लाल में बदल गई। वह हवा में चढ़ गया। एक पल में आकाश में एक भयावह ज्वाला तूफान दिखाई दिया। आग तत्व की आध्यात्मिक क्यूई की एक अंतहीन मात्रा आग की छड़ी की ओर बेतहाशा बह गई और आग की छड़ी से जुड़े कई ज्वाला ड्रैगन में बदल गई। ज्वाला ड्रैगन नाचते रहे और लगातार एक और भी अधिक भयावह ज्वाला में संघनित होते रहे। अंततः वे कई ड्रैगन कोड़े में बदल गए। आकाश में उड़ रहे और लगातार बन रहे ज्वलंत ड्रैगन कोड़े को देखकर आसपास के सभी लोग हैरान रह गए। प्रत्येक ड्रैगन कोड़े में सबसे परम आग लगती थी। चिराग फैन ने अपना हाथ हिलाया। आग की छड़ी चली और ड्रैगन कोड़े आकाश में नाचने लगे, डोंगमीरा वंश के कुलीन तल के साधकों की ओर बढ़ते हुए। कुलीनों के भाव गंभीर थे। फिर हवा में एक तेज तलवार चुभ रही थी, कुछ बर्फ आकाश को सील कर रही थी और एक हिंसक सुनहरा हथेली का निशान सब कुछ नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जब ड्रैगन कोड़े पार हो गए तो जमे हुए स्थान को अलग कर दिया गया। तेज तलवार टूट गई और हथेली का निशान केंद्र में दो भागों में कट गया। उन कुचली हुई शक्तियों में अभी भी ज्वाला की भावना बची हुई थी। ज्वलंत ड्रैगन कोड़े हवा में नाचते रहे और पूरे स्थान को ढक लिया। थप्पड़, एक स्पष्ट ध्वनि फैली। कोई ड्रैगन कोड़े से मारा गया और लगभग तुरंत दो टुकड़ों में टूट गया। उसके शरीर पर घाव चौंकाने वाला था, ऐसा था जैसे उसे एक तेज तलवार से काटा गया हो। उसके शरीर में ज्वालाएं जल गईं, जिससे कुलीन ने एक दर्दनाक दबी हुई आह भरी। थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़, कई स्पष्ट थप्पड़ की आवाजें फैली क्योंकि कई कुलीनों को मारा गया था। भैरों को घायल करने वाले कुलीन के चेहरे पर एक भयभीत भाव दिखाई दिया। वह केवल अनगिनत ड्रैगन कोड़े को अपनी ओर बढ़ते हुए महसूस कर सकता था और बिल्कुल भी वापस नहीं लड़ सकता था। तुमने हद पार कर दी है। उस समय एक ठंडी आवाज आई। एक अत्यंत भयानक आभा खिली और कुलीन के पीछे एक चौंकाने वाला तलवार का इरादा फूट पड़ा। फिर सभी ने ज्वलंत ड्रैगन कोड़े को कटते हुए और अनगिनत ज्वालाओं में बदलते हुए देखा जो आकाश में नाचती थी। एक बुजुर्ग आकृति ने एक तलवार पकड़ रखी थी और हवा में गर्व से खड़ा था। उसने चिराग फैन को देखा और कहा, चिराग फैन, ये किन शाही महल है। ये व्यक्ति किन राजवंश का एक मजबूत कुलीन था। उस समय डोंगमीरा वंश के मजबूत कुलीन भी चले गए और चिराग फैन को ठंड से घूरा। सभी जानते थे कि भले ही चिराग फैन बेहद शक्तिशाली था, लेकिन वह भी बहुत कुछ नहीं कर सकता था। किन शाही महल है ना। चिराग फैन ने आकाश में कई कुलीनों पर एक नजर डाली और कहा, आज यह मुद्दा वास्तव में गंभीर है। अध्याय 238 समारोह में भाग लेना। किन राजवंश और डोंगमीरा वंश दो शीर्ष शक्तियां थीं। उन्होंने आरव और भैरो, दोनों जो चौथे स्तर के धर्म तल में थे, से निपटने के लिए एक कुलीन तल के साधक और कई धर्म तल के साधकों को भेजा था। कुटीर को इस तरह से कभी नहीं धमकाया गया था। मुद्दा गंभीर था। चिराग फैन के शब्दों को सुनकर आसपास के लोगों को भी एहसास हुआ कि मामला वास्तव में हाथ से निकलने वाला है। कनिष्ठों के बीच की लड़ाई को शायद अभी भी नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन एक कुलीन ने सीधे कुटीर के लोगों पर हावी हो गया और एक थप्पड़ से भैरो को लगभग मार डाला। कुटीर इसे कैसे जाने दे सकता था। कनिष्ठों के बीच एक लड़ाई कुलीनों के बीच की लड़ाई में बदल गई थी। उसके बाद यह शायद दो शक्तियों के बीच की लड़ाई होगी। आकाश में कई कुलीनों ने चिराग फैन को देखा और उनके भाव गंभीर हो गए। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, आज मुझे लगता है कि दोनों पक्षों ने गलतियां की हैं। आप किन राजवंश को एक चेहरा क्यों नहीं देते, बैठ जाते हैं और हमें इस मुद्दे पर मध्यस्थता करने देते हैं। आज किसी ने भी कुटीर को कोई चेहरा नहीं दिया। चिराग फैन ने उपहास किया और फिर आकाश में लोगों को देखा। उसने भैरों पर हमला करने वाले कुलीन की ओर इशारा किया और कहा, मैं केवल ये पूछता हूं, क्या आप उसे हमें देने जा रहे हैं। किन राजवंश के बुजुर्ग ने अपनी भौहें सिकुड़ी। चिराग फैन कुछ हद तक अभिमानी था। कुटीर के लोगों में वास्तव में एक ही चरित्र है, अभिमानी और घमंडी। मैंने अभी तक आपसे नहीं पूछा है। मेरे डोंगमीरा वंश के इतने सारे शिष्य घायल हैं, आप इसके लिए कैसे भुगतान करते हैं। डोंगमीरा वंश का एक मजबूत कुलीन आगे बढ़ा। उसने डोंगमीरा वंश के शिष्यों के भयानक दृश्य पर एक नजर डाली और एक ठंडे स्वर में पूछा। उन्हें दो चौथे स्तर के धर्म तल के कनिष्ठों द्वारा इस हद तक धमकाया गया था। आपके पास वास्तव में अभी भी पूछने का चेहरा है। चिराग फैन मुस्कुराया और कहा, आप वास्तव में पूर्वी बंजक क्षेत्र में शीर्ष वंश के नाम के लायक हैं। शानदार। उसके शब्द कुछ हद तक कर्कश थे।
पूर्वी बंजक क्षेत्र में शीर्ष वंश के धर्मतल के साधकों का एक समूह 2/4 स्तर के धर्मतल के साधकों से इतनी बुरी तरह हार गया। अगर यह खबर फैल जाती तो ये शर्मनाक होता। इसके अलावा ये डोंगमीरा वंश के लोग थे जिन्होंने ये लड़ाई शुरू की थी। हमारे किन राजवंश ने सभी को समारोह देखने के लिए आमंत्रित किया था। कल वह दिन है जब युवराज को सम्मानित किया जाएगा। क्या कुटीर वास्तव में इस समय परेशानी पैदा करना चाहता है? किन राजवंश के बुजुर्ग ने चिराग फैन को देखा और कहा, डोंगमीरा वंश के लिए केवल चिराग फैन के शब्दों के कारण अपने सदस्य को सौंपना असंभव होगा, खासकर जब वह व्यक्ति एक कुलीन था। ओह, तो मैं ही परेशानी पैदा कर रहा हूँ। चिराग फैन मुस्कुराया और मुड़ा। वह जानता था कि आगे चर्चा करना व्यर्थ होगा। भले ही पिछली घटनाओं को नजरअंदाज कर दिया गया हो, ये डोंगमीरा वंश का कुलीन था जिसने भैरों पर हमला किया था। अब उसने कहा कि कुटीर ही सारी परेशानी पैदा कर रहा है। किन राजवंश और डोंगमीरा वंश टीम बनाते हैं या नहीं, ये कुटीर का व्यवसाय नहीं है और हमें भी परवाह नहीं है। हालांकि यदि आप कुटीर को धमकाना चाहते हैं। अपनी पीठ के साथ सभी का सामना करते हुए चिराग फैन मुस्कुराया। वह आरव और भैरों के पास पहुंचा और कहा, मैं भैरों को वापस ले जाऊंगा। चूंकि किन राजवंश ने कुटीर को समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है, तुम कुटीर का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ रहोगे। ठीक है, आरव ने सिर हिलाया। बस इसी तरह चिराग फैन भैरों को लेकर चला गया। उसने केवल एक वाक्य छोड़ा था, आरव को रहने के लिए कहा था। किसी ने भी इस तरह के अचानक प्रस्थान की उम्मीद नहीं की थी। इसके अलावा उसने बस आरव को किन राजवंश में छोड़ दिया और वास्तव में चिंता नहीं की कि किन राजवंश और डोंगमीरा वंश आरव पर बिल्कुल भी हमला कर सकते हैं। बेशक कई शक्तियों के लोगों को पता था कि ऐसी स्थिति में किन राजवंश और डोंगमीरा वंश निश्चित रूप से आरव पर फिर से हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। कॉलेज मौजूद था, कुटीर के सबसे बड़े शिष्य और तीसरे शिष्य की तो बात ही छोड़िए। हालांकि कॉलेज के कुटीर के साथ कुछ संघर्ष हुए थे। अगर वास्तव में कोई बड़ी लड़ाई होती तो कॉलेज स्वाभाविक रूप से कुटीर का पक्ष लेता। इसके अलावा पूर्वी बंजक क्षेत्र में अफवाहों ने सभी का दावा किया कि कुटीर के श्रीडू को साधना करना नहीं आता था। लेकिन क्या वह वास्तव में यह नहीं जानता था? भगवान जाने। इसलिए किन राजवंश और डोंगमीरा वंश वास्तव में आरव को नहीं छुएंगे जब तक कि वे अपने स्थानों पर रहना पसंद नहीं करेंगे और भविष्य में बाहर नहीं जाएंगे। आरव ने चिराग फैन को घूरा जब वह भैरों को ले जा रहा था। फिर वह आकाश में कई कुलीनों को देखने के लिए मुड़ा और फिर गिरीश, पूर्वी बंजक क्षेत्र की युवा पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ संगीतकार, और मोहित को। उसका भाव बहुत शांत था और घृणा भी नहीं थी। हालांकि इस शांति ने लोगों को कुछ हद तक भयभीत महसूस कराया। कई लोगों ने उसे देखा जिसमें कई कुलीन भी शामिल थे। फिर उन्होंने आरव को मुड़ते और जाते हुए देखा। जिस महल में वह रह रहा था उसकी ओर चल रहा था। उदय और प्रिया उसके पीछे पीछे चले। चलो चलते हैं। वीरेंद्र ने भी आकाश में कई लोगों पर ठंड से एक नजर डाली और आरव का अनुसरण किया। खड्ग संत पर्वत के लोग भी चले गए और विभिन्न शीर्ष शक्तियों के लोग एक के बाद एक चले गए। चिराग फैन चला गया था, लेकिन वे जानते थे कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। ये खत्म होने से बहुत दूर था। अन्यथा चिराग फैन आरव को किन शाही महल में नहीं छोड़ता। उन्हें एहसास हुआ कि पूर्वी बंजक क्षेत्र में कुछ संघर्ष हो सकते हैं। संघर्ष किस हद तक पहुंचेगा इसका कोई भी इस समय अनुमान नहीं लगा सकता था। हालांकि जब कुटीर के सबसे बड़े शिष्य और तीसरे शिष्य पहाड़ से नीचे गए तो उस स्थिति को देखते हुए ये निश्चित रूप से गंभीर होने वाला था। बेशक ये निश्चित रूप से उस समय की दो गड़बड़ियों जैसा नहीं होगा। डोंगमीरा वंश और किन राजवंश केवल बहुत शक्तिशाली शक्तियां नहीं थीं, बल्कि पूर्वी बंजक क्षेत्र की बहुत शीर्ष शक्तियां थीं। अकेले कुटीर उनके लिए बहुत कुछ नहीं कर पाएगा। अन्य शक्तियों के लोग उस स्थान से चले गए। केवल किन राजवंश और डोंगमीरा वंश के लोग ही उस क्षेत्र में रह गए। इस समय वातावरण कुछ तनावपूर्ण था। डोंगमीरा वंश के एक कुलीन ने नीचे सभी को देखा और पूछा, आज वास्तव में क्या हुआ था? किन राजवंश के साधक भी यही सवाल पूछना चाहते थे। भले ही दोनों शक्तियों ने मिलकर काम किया था और यह वास्तव में किन राजवंश की राजकुमारी मोहित और गिरीश के बीच एक मुलाकात थी। सितार वादन के दौरान जो हुआ वह उनके द्वारा व्यवस्थित नहीं किया गया था। जो घटना घटी वह कुछ हद तक नियंत्रण से बाहर थी। नीचे मोहित की आंखों में एक अजीब भाव चमका। उस दिन की घटना उसके कारण हुई थी। अब इसमें देखने का कोई मतलब नहीं है। उस समय एक आकृति चली आई। ये किन के राजा का पोता किन ली था। उसने आकाश में कुलीनों को देखा और कहा, आज डोंगमीरा वंश के लोग इतनी बुरी तरह से हार गए हैं, लेकिन आपको इसके बजाय कुटीर द्वारा धमकी दी जा रही है। ये पूर्वी बंजक क्षेत्र के शीर्ष वंश जैसा नहीं लगता है। डोंगमीरा वंश के सभी लोगों को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। जैसा कि राजा के पोते ने कहा था, डोंगमीरा वंश आज कुटीर से भी अधिक दुखद था। उनके कुछ कुलीनों को चिराग फैन ने जबरदस्त रूप से घायल कर दिया था। उनके धर्मतल के साधकों की तो बात ही छोड़िए। ऐसी परिस्थिति में उनकी गति पूरी तरह से दब गई थी और उन्हें चिराग फैन द्वारा धमकी दी गई थी। मैं देखना चाहता हूं कुटीर क्या कर सकता है। डोंगमीरा वंश के एक कुलीन ने ठंड से कहा।
उन्होंने कारण की जांच करना जारी नहीं रखा क्योंकि यह अब महत्वपूर्ण नहीं था। मेरा मानना है कि डोंडमीरा वंश वह भव्यता दिखाएगा जो पूर्वी बंजक क्षेत्र के शीर्ष वंश को दिखानी चाहिए, राजा के पोते ने मुस्कुराकर कहा। फिर दोनों पक्षों के लोग भी अलग अलग जाने लगे। डोंडमीरा के लोगों ने सिर हिलाया और उस स्थान को छोड़ दिया। किनली ने मोहित को देखा और कहा, छोटी मौसी, गिरीश कैसा है? हालांकि मोहित किनली से एक पीढ़ी बड़ी थी, उनकी उम्र वास्तव में काफी समान थी। मोहित राजकुमारी थी जबकि किनली विशाल का बेटा था, जो मोहित का बड़ा भाई था। मोहित की आंखें चमक उठी जब उसने गिरीश के बारे में सोचा। उसने हल्के से सिर हिलाया और कहा, बुरा नहीं है, ये बहुत अच्छा है। किनली धीरे से मुस्कुराया। गिरीश डोंडमीरा वंश के दो सबसे प्रतिभाशाली प्रतिभाओं में से एक है। अब दूसरा व्यक्ति पहले से ही पूर्वी बंजक क्षेत्र में एक विशालकाय व्यक्ति है और गिरीश डोंडमीरा वंश का एकमात्र प्रमुख प्रशिक्षण लक्ष्य है। भविष्य में वह निश्चित रूप से पूर्वी बंजक क्षेत्र के सबसे निपुण लोगों में से एक बन जाएगा। छोटी मौसी, आपको इसके कारण नुकसान नहीं होगा। मोहित ने हल्के से सिर हिलाया। वास्तव में अपनी पहचान के कारण अपने साथी का चयन करते समय उसके पास बहुत सारे विकल्प नहीं थे, वह केवल विभिन्न शक्तियों के सबसे प्रतिभाशाली लोगों में से चुन सकती थी। हालांकि आज सितार वादन के दौरान एक गड़बड़ी हुई थी, वह गिरीश को काफी पसंद करती थी। विशेष रूप से उन दोनों का एक सामान्य शौक था, संगीत। विभिन्न शक्तियों के लोग अपने अपने महलों में लौट आए जहां वे साधना करते थे। लोग और राक्षस हवा में उड़ गए किन शाही महल को छोड़कर। किन शाही महल में सितार वादन की गड़बड़ी ने पहले ही पूर्वी बंजक क्षेत्र की 3 सबसे मजबूत शक्तियों को शामिल कर लिया था। उन्हें इस घटना के बारे में अपने वंशों को सूचित करना था। ये खबर विभिन्न शीर्ष शक्तियों तक तेजी से फैल गई। दूसरी ओर किन राजवंश में ये पहले से ही वह दिन था जब युवराज को सम्मानित किया जाना था। इस दिन किन राजवंश के बाहर लोगों ने सीढ़ियों के नीचे की जगह को पूरी तरह से भर दिया था। अनगिनत साधक अपनी बधाई भेजने आए थे। हालांकि पूर्वी बंजक क्षेत्र की विभिन्न शीर्ष शक्तियों के अलावा जिन्हें आमंत्रित किया गया था और वे किन शाही महल में प्रवेश कर सकते थे, केवल किन राजवंश की बहुत शक्तिशाली शक्तियों को ही महल में प्रवेश करने और समारोह देखने का अधिकार था। इसके अलावा केवल शक्तियों के नेता ही प्रवेश कर सकते थे। किन शाही महल के द्वार खुले थे। उत्कृष्ट स्वभाव वाले कई साधकों ने एक के बाद एक कदम रखा। उन्होंने महल में रास्ते का अनुसरण किया और महल के गहरे हिस्से में एक हॉल की ओर चले गए। यहाँ बहुत से लोग पहले ही आ चुके थे। विभिन्न शीर्ष शक्तियों के लोग दोनों तरफ के देखने वाले प्लेटफार्मों पर बैठे थे। बीच में कई प्रतिष्ठित और तगड़े बख्तरबंद योद्धा एक साफ पंक्ति में खड़े थे, जो भयावह लग रहे थे। उनके पीछे किन राजवंश के स्वामी और कुलीन थे जो समारोह देखने आए थे। और आगे बढ़ते हुए एक सिंहासन था। राजकुमार विशाल पहले ही आ चुके थे। वह सिंहासन के नीचे सभी स्वामियों और कुलीनों के सामने खड़े थे, सम्मानित होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कई लोगों ने विशाल को देखा। ये पूर्व प्रतिभा पहले ही पूर्वी बंजक क्षेत्र के सबसे मजबूत साधकों में से एक बनने के लिए बड़ी हो गई थी। वह अपनी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ में से एक था और डोंडमीरा वंश की प्रतिभा और कुटीर के तीसरे शिष्य के रूप में प्रसिद्ध था। आज उसे किन राजवंश के युवराज के रूप में सम्मानित किया जाएगा। भविष्य में वह किन राजवंश को नियंत्रित करेगा और पूर्वी बंजक क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा। विभिन्न शीर्ष शक्तियों के सभी लोग पहुंच चुके थे और वे देखने वाले प्लेटफार्मों पर बैठे थे। आरव भी आ गया था। वह कॉलेज के साथ था और वह कुटीर का प्रतिनिधित्व करता था। कुटीर के 8वें शिष्य के रूप में वह स्वाभाविक रूप से कुटीर का प्रतिनिधित्व करने के योग्य था। लियू साम्राज्य और खड्ग संत पर्वत के साधक समारोह देखने के लिए उसके बगल में बैठे थे। इस समय विभिन्न शक्तियों के लोगों के विचार अलग अलग थे। अगर पिछले दिन की घटना नहीं हुई होती तो आज का समारोह निश्चित रूप से एक समारोह होता। कोई उतार चढ़ाव नहीं होता। हालांकि पिछले दिन की गड़बड़ी के कारण किन राजवंश के युवराज के अभिषेक पर एक छाया पड़ गई थी। कोई नहीं जानता था कि चिराग फैन वापस जाने के बाद क्या करेगा और कोई नहीं जानता था कि कुटीर भी क्या करेगा। कुटीर की शैली के अनुसार वे निश्चित रूप से कुछ करेंगे। डोंडमीरा वंश सामने की सीटों के सबसे करीब था और किन राजवंश के बहुत करीब था। उनकी स्थिति से किन राजवंश के साथ उनके संबंध को स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। राजा का पोता किनली और राजकुमारी मोहित स्वाभाविक रूप से यहाँ भी थे। वे दोनों विशाल के पीछे खड़े थे जो सामने पहले व्यक्ति थे। मोहित ने भीड़ को देखा और फिर गिरीश को और उन दोनों ने एक दूसरे पर एक नजर डाली। फिर मोहित ने धीरे से सिर हिलाया और गिरीश ने भी बदले में मुस्कुराया। उन्होंने बहुत जल्दी अपनी निगाहें हटा ली। यह अशिष्ट नहीं था और बिल्कुल ठीक लग रहा था। मोहित ने कॉलेज और कुटीर पर फिर से एक नजर डाली और उसकी आंखें अनियंत्रित रूप से आरव पर टिक गईं, जिसने पिछले दिन की लड़ाई के दौरान उसके मन में एक गहरी छाप छोड़ी थी। उसने देखा कि इस समय आरव बेहद शांत था और बस वहां चुपचाप बैठा था, जैसे कि वह वास्तव में सिर्फ एक साधारण मेहमान था जो समारोह देखने आया था। अध्याय 239 किसी के लिए आना।
सूरज की रोशनी किन महल पर पड़ रही थी, जिससे पवित्र प्राचीन महल मैजेस्ट से भर गया। मुख्य हॉल में एक आकृति कदम दर कदम सिंहासन की ओर चली। वह एक बूढ़ा लेकिन राजसी आदमी था जिसने शाही पोशाक पहन रखी थी। उसकी आंखों में भी भव्यता भरी हुई थी। वह सिंहासन पर गया और भीड़ को देखा। लोगों ने उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। वह किन राजवंश का राजा था। जैसे ही राजा सिंहासन पर बैठा, बख्तरबंद सैनिक और कुलीन सभी उसके सामने एक घुटने पर झुक गए। महाराज, सीटों पर बैठे लोग सभी खड़े हो गए और राजा के प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए थोड़ा झुके। किन राजवंश का राजा पूर्वी बंजक क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली पुरुषों में से एक था, इसलिए अन्य शीर्ष शक्तियों को भी उसे सलाम करने की आवश्यकता थी। आप सभी का स्वागत है, राजा ने कहा। कृपया बैठ जाए। सभी ने ऊपर देखा और उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। राजा ने आगे कहा, यह मेरा सम्मान है कि आप दूर से यहाँ आए हैं। महाराज, डोंगमीरा वंश के एक मजबूत साधक ने मुस्कुराकर विनम्रता से प्रणाम किया। इस भव्य समारोह का गवाह बनना हमारा सम्मान है। विनम्र छोटी छोटी बातों की कोई आवश्यकता नहीं है। राजा हंसा। मेरे शब्दों की घोषणा करो। पास में एक मजबूत साधक अपने हाथों में फरमान लेकर बाहर निकला। उसने जोर से घोषणा की, किन राजवंश के राजा के आदेश के अनुसार ये सभी को ज्ञात हो कि विशाल अब किन राजवंश का युवराज है। उसकी आवाज शक्तिशाली ध्वनि तरंगों में बदल गई जो पूरे महल में गूंज उठी। किन राजवंश के राजा के आदेश के अनुसार ये सभी को ज्ञात हो कि विशाल अब किन राजवंश का युवराज है। यह आवाज महल के बाहर भी सुनी जा सकती थी। सीढ़ियों के नीचे के लोग सभी ने ऊपर देखा, उनकी आंखें चमक उठी। विशाल को युवराज घोषित किया गया था। वे जानते थे कि यह एक संक्रमण था। भविष्य में किन राजवंश विशाल का होगा। पूर्वी बंजक क्षेत्र का सबसे चमकदार प्रतिभा विशाल अंततः किन राजवंश के अग्रभाग में था। वह पूर्वी बंजक क्षेत्र के भविष्य पर हावी होने वाला था। वे बख्तरबंद सैनिक और कुलीन फिर से झुक गए। साथ ही महल परिसर में अनगिनत लोगों ने राजा की ओर मुख किया। युवराज विशाल ने सीढ़ियां चढ़ी और फरमान स्वीकार किया। वह राजा के बगल में खड़ा हो गया और भीड़ को देखा। पूरी दुनिया के ध्यान और पूजा में नहा रहा था। महाराज और युवराज को बधाई, सभी ने कहा। इसी तरह की आवाजें पूरे महल में गूंज उठीं। कुछ समय के लिए शब्द हर जगह ऐसे लग रहे थे जैसे पूरा राजसी किन महल हिल रहा हो। महल के बाहर के लोग भी उत्साही थे और उनका खून खौल रहा था। यह आवाज बहुत देर तक चली। हॉल में सभी के सामने खड़े होकर राजा मुस्कुराया, जबकि विशाल बहुत शांत दिख रहा था। दूसरी ओर राजा के पोते किन ली की आंखें चमक उठीं। वह गर्व से मुस्कुराया। अब से उसके पिता इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। पिता और पुत्र अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेंगे और राजवंश को अतीत की महिमा वापस लाएंगे। शीर्ष शक्तियों सभी ने बधाई भेजी। महल में एक हलचल भरा दृश्य था। महल के बाहर के लोग भी इस खबर से उत्साहित थे। विशाल ने इस राज्य में एक अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की। उसकी प्रतिभा को बचपन से ही सभी जानते थे। लोगों ने उस पर बहुत उम्मीदें रखी थीं। इसीलिए वे उसके युवराज बनने पर इतने खुश थे। अचानक दूर से एक ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। सभी ने आश्चर्य से आकाश की ओर देखा और एक काले ड्रैगन को महल की ओर भागते हुए देखा। यह एक ड्रैगन है। लोग हैरान थे कि कोई ड्रैगन पर आया था। ड्रैगन बहुत बड़ा था और उसकी एक भयानक आभा थी। बस उसकी आंखों में देखने से ही लोगों का दिल कांप उठता। क्या ये दानव राजा है? कौन आ रहा है? यह मेहमानों में से एक होना चाहिए। बहुत से लोग फुसफुसाए, आने वाला यहाँ बधाई देने के लिए होना चाहिए। लेकिन एक ड्रैगन को सवारी के रूप में लेकर वह शीर्ष शक्तियों में से एक का एक मजबूत साधक होना चाहिए। देखो, दो लोग हैं। बहुत से लोगों ने ड्रैगन के सिर को देखा और वहां दो आकृतियों को शांति से खड़ा देखा। अग्रणी व्यक्ति सफेद रंग में था, अपने हाथों को पीछे की ओर मुड़कर खड़ा था। उसके बेदाग कपड़ों ने उसे एक विद्वान जैसा बना दिया था। यद्यपि विद्वान, उसकी आंखें गर्व से भरी थीं और वह भीड़ से अलग खड़ा था। उसने किन महल की ओर भावहीन रूप से देखा, जैसे कि पवित्र महल सिर्फ एक सामान्य इमारत हो। उसके पीछे का दूसरा व्यक्ति भी गर्व से भरा था, महल को अवमानना से देख रहा था। दोनों को देखकर लोगों को संदेह होने लगा कि क्या वे बधाई के लिए आए थे। उन्होंने ज्यादा सम्मान नहीं दिखाया। जब काला ड्रैगन उनके सिर के ऊपर से उड़ा तो उसकी दहाड़ ने आकाश को भर दिया। वह महल के बाहर रुका और आकाश में मंडराने लगा। महल की रखवाली करने वाले सैनिक भ्रमित थे। दोनों नवागंतुकों को महल में प्रवेश करते देख एक सैनिक ने पूछा, तुम कौन हो? किसी ने जवाब नहीं दिया। दोनों आकृतियों ने उसकी ओर देखा भी नहीं। नजरअंदाज किए जाने से सैनिक ने अपनी भौहें सिकुड़ी। नजरअंदाज किए जाने के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि यह दर्शाता था कि नवागंतुक ऐसा करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे। हालांकि वे महल के रक्षक थे। यदि नवागंतुकों ने उन्हें नजरअंदाज किया तो इसका मतलब था कि वे मैत्रीपूर्ण इरादों से नहीं आए थे। लेकिन वे विशाल को युवराज के रूप में सम्मानित करने के लिए समारोह में क्यों आएंगे, अगर बधाई देने के लिए नहीं? सैनिक कारण का पता नहीं लगा सके। इस अवसर पर किसी ने भी परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की। पूर्वी बंजक क्षेत्र की उन शीर्ष शक्तियों ने भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं की।
सफेद रंग की आकृति ड्रैगन पर खड़ी थी। किन महल का सामना कर रही थी और जोर से कहा, मैं कुटीर से समय हूँ, महाराज से मिलने आया हूँ। आवाज सुनकर सभी कांप उठे। वे चुपचाप आकाश में आकृति को देखते रहे। समय कुटीर का तीसरा शिष्य था, पूर्वी बंजक क्षेत्र की प्रतिभाओं में से एक। वह नए युवराज विशाल के समान स्तर पर था। अगर कोई और इस तरह से आता तो उसे एक असभ्य आगंतुक माना जाता, लेकिन यह आदमी बिल्कुल ऐसा हो सकता था क्योंकि वह समय था। फरमान की तरह उसकी आवाज ने आकाश को भर दिया। ये महल में यात्रा की और राजा और मजबूत साधकों सहित सभी ने सुनी। शीर्ष शक्तियों के लोग सभी स्तब्ध थे। कुटीर आ गया था, समय आ गया था। जैसा कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी, कुटीर आराम नहीं करेगा, जैसा कि उन्होंने मान लिया था। उन्होंने बस यह उम्मीद नहीं की थी कि समय इतनी जल्दी आ जाएगा। किन राजवंश के लोग भौहें सिकोड़ रहे थे, खासकर वे जो उपस्थित थे, जिनमें राजा का पोता और मोहित भी शामिल थे। कुटीर इस समय क्यों आया और इतनी सनसनी क्यों पैदा की? क्या वे नहीं जानते थे कि यह युवराज के लिए एक बड़ा दिन था? या समय को समारोह के बारे में पता था लेकिन उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की? डोंगमीरा वंश के साधक भी असहज थे। वे जानते थे कि समय किस लिए आया था। सिंहासन पर बैठे राजा हैरान थे। उसे कल जो हुआ था वह बताया गया था, लेकिन उसने अभी भी उम्मीद नहीं की थी कि कुटीर इतनी आक्रामक तरीके से आएगा। स्वागत है। किन राजवंश के राजा ने जोर से बात की। उसकी आवाज महल में गूंज उठी। एक दूसरे के बीच लंबी दूरी होने के बावजूद दोनों अभी भी बातचीत कर सकते थे। समय सीधे महल में चला गया, लेकिन काला ड्रैगन और दूसरा व्यक्ति बाहर इंतजार कर रहे थे। जल्द ही समय समारोह के स्थान पर पहुंच गया। वह भीड़ के बीच से राजा के पास गया। उसने अपने चारों ओर डोंगमीरा वंश के लोगों को भी नहीं देखा। महाराज। समय सिंहासन के सामने खड़ा हुआ और प्रणाम किया। वह एक विद्वान की तरह विनम्र था, लेकिन उसका जन्मजात अहंकार अभी भी राजा से छिपा नहीं था। तुम देर से क्यों आए? राजा मुस्कुराया। हमारे कुटीर को समारोह में आमंत्रित किया गया था, इसलिए मेरे 2 कनिष्ठ आए। हालांकि मेरे कनिष्ठ पर किसी ने हमला किया। महाराज, क्या आप इस बारे में जानते हैं? लोग सभी स्तब्ध थे। समय वास्तव में सीधा था और सीधे मुद्दे पर आ गया। मैंने इसके बारे में सुना। मैं एक बुरे मेजबान होने और डोंगमीरा वंश और कुटीर के युवाओं को संघर्ष करने की अनुमति देने के लिए माफी मांगता हूं, राजा ने हल्के से जवाब दिया। क्या किन राजवंश शामिल था? समय ने सीधे और तीखेपन से पूछा। यह उसकी शैली थी। राजा ने समय को देखा, जबकि समय ने उसे वापस देखा। राजा के बगल में विशाल ने भी उसी स्तर पर एक को देखा। समय, तुम क्या कहना चाह रहे हो? कुछ नहीं। हालांकि मेरे कनिष्ठ के साथ किन महल में दुर्व्यवहार किया गया था, इसलिए मुझे पूछना होगा। अगर इसका आपकी किन राजवंश से कोई लेना देना नहीं है तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी अगर मैं आज किसी को ले जाऊं, है ना? समय अभी भी राजा को देख रहा था। ये सुनकर डोंगमीरा वंश के सभी लोग असहज दिखे। समय ने सीधे राजा से कहा कि वह किसी को लेने आया है। सभी जानते थे कि प्रश्न में कौन था। समय ने वास्तव में डोंगमीरा वंश का सम्मान नहीं किया। सभी शीर्ष शक्तियां ये सुनने के बाद अवाक थीं कि वह किसी को लेने आया है। यहां तक कि राजा का चेहरा भी थोड़ा बदल गया। ये युवराज का दिन था, लेकिन समय बधाई देने के लिए नहीं बल्कि किसी को लेने आया था। क्या वह मजाक कर रहा था? लेकिन समय ने कभी मजाक नहीं किया। उसने बस राजा का सम्मान नहीं किया। अध्याय 240 सवाल करना। माहौल थोड़ा अजीब था। सभी लोग समय को देख रहे थे। ऐसे बहुत कम लोग थे जिन्होंने किन के राजा से किसी को सौंपने के लिए कहने की हिम्मत की हो, जैसा कि समय ने किया था। 2 लड़ाइयों ने कुटीर के साथ साथ उसकी आत्मा को भी सभी को ज्ञात करा दिया। सभी जानते थे कि कुटीर के वे लोग कितने घमंडी थे। उन्होंने इस समय इसे फिर से देखा, लेकिन इस बार समय का सामना किन राजवंश और डोंगमीरा वंश से था। आज यहाँ हर कोई मेरा मेहमान है। राजा ने समय को देखा। उसने सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी कोमल मुस्कान को एक गंभीर भाव से बदल दिया। चूंकि समय इतना साहसी था, राजा दयालु खेलने वाला नहीं था। राजा ने जो अभी कहा था वह पहले से ही एक प्रतिक्रिया थी। उसका रवैया बहुत स्पष्ट था। चूंकि यहाँ हर कोई राजा का मेहमान था, समय को किसी को भी ले जाने की अनुमति नहीं थी। समय ने राजा को प्रणाम किया। यद्यपि वह गर्वित था, उसने बहुत उचित तरीके से व्यवहार किया। ऐसा लगता है कि मेहमानों में भी अंतर होता है, समय ने शांति से कहा। लोग जल्द ही समझ गए कि उसका क्या मतलब था। कुटीर के लोग भी यहाँ मेहमान थे, लेकिन किन राजवंश के कुलीनों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। सितार संगीत कार्यक्रम के दौरान डोंगमीरा वंश के लोगों ने कुटीर के लोगों को धमकाया और किसी ने उन्हें नहीं रोका। लेकिन इस समय को रोक दिया गया। जाहिर है मेहमानों के बीच अंतर था। राजा ने अपनी भौहें सिकोड़ी। समय ने कहना जारी रखा, चूंकि ऐसा है, मैं अब समारोह में बाधा नहीं डालूंगा। अलविदा। समय मुड़ा, स्टैंड को देखा और पुकारा, कनिष्ठ, चलो चलते हैं। ठीक है। आरव खड़ा हुआ और समय के पास चला गया। साथ में वे दूर चले गए। दोनों की पीठ अकेली लेकिन गर्वित लग रही थी। समय घमंडी था लेकिन उचित रूप से काम करता था।
चाहे वह कितना भी सख्त क्यों न हो, वह राजा का अनादर नहीं कर सकता था। हालांकि क्या कुटीर इसे समाप्त कहेगा? राजा के पोते किनली ने उपहास किया। किन राजवंश पूर्वी बंजक क्षेत्र की शीर्ष शक्ति नहीं था, लेकिन मेघदूत खड्ग वंश से भी अधिक मजबूत था। अगर कुटीर जो चाहे वह ले सकता तो यह एक मजाक होता। डोंगमीरा वंश के लोग उदासीन दिखे लेकिन वास्तव में बहुत नाराज थे। समय इतना उत्कृष्ट था, उसकी तुलना में डोंगमीरा वंश बहुत साधारण लग रहा था। वे ये सहन नहीं कर सकते थे। नीर ने समय की पीठ को ठंड से घूरा। वह वही था जिसने भैरों को बुरी तरह घायल किया था। वह वही था जिसे समय ढूंढ रहा था। समय जंगली था। उसने राजा के ठीक सामने समारोह में किसी को ले जाने की हिम्मत कैसे की? बेशक वह असफल होगा। समारोह समाप्त हो गया है। हमें भी चलना चाहिए, कॉलेज से वीरेंद्र ने इस समय खड़े होकर राजा से कहा। फिर कॉलेज के लोग चले गए। राजा कुटीर को दबाना चाहता था, लेकिन वास्तव में कॉलेज भी उसका लक्ष्य था। वीरेंद्र जानता था कि चाहे कुछ भी हो, कुटीर कॉलेज का था। हालांकि कभी कभी कुटीर इतना प्रसिद्ध था कि यह एक स्वतंत्र वंश लगता था। चूंकि समय चला गया, कॉलेज स्वाभाविक रूप से भी चला जाएगा। हमें भी चलना चाहिए, खड्ग संत पर्वत के लोगों ने भी झुककर कहा। खड्ग संत पर्वत के लोगों के लिए एक देवता थे। उन्होंने इस वंश की स्थापना की और इसे एक शीर्ष शक्ति में बदल दिया। यह आसान नहीं था, लेकिन वह सफल हुए। वह कुटीर के पहले शिष्य भी थे, इसलिए कुटीर भी उनके लिए एक पवित्र स्थान था। उनके देवता कुटीर से आए और सभी को ज्ञात हुए। खड्ग संत पर्वत के लोग कुटीर से कुछ शिष्यों को जानते थे, लेकिन वे समय को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। समय कुछ बार खड्ग संत पर्वत पर गए थे और खड्ग संत के साथ अच्छी बातें की थीं। दोनों बहुत करीब थे। समय ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया। खड्ग संत पर्वत स्वाभाविक रूप से उसका समर्थन करेगा। राजा ने अपनी भौहें सिकोड़ी। तभी लियू साम्राज्य के लोग भी प्रस्थान करने के लिए उठे और राजा की आंखें ठंडी हो गईं। लियू साम्राज्य भी उसकी तरफ था। जैसे ही तीनों शीर्ष शक्तियां चली गईं, माहौल थोड़ा अजीब हो गया। लेकिन राजा जल्दी से ठीक हो गया और टिप्पणी की, युवा लोग वास्तव में गर्वित हैं। मैं इसे कुटीर के शिष्यों से देख सकता था। विशाल किन राजवंश का अगला राजा है। युवा लोग भविष्य के नेता हैं। लोग मुस्कुराए और सिर हिलाया। उनके अपने विचार थे, लेकिन कोई और नहीं गया। इस अवसर पर राजा को नाराज करना अनावश्यक था। थोड़ी देर बाद कोई आया और प्रणाम किया। महाराज, क्या बात है? राजा ने आने वाले पर एक नजर डाली। समय नहीं गया, उस आदमी ने झुककर सूचना दी। राजा का भाव बदल गया और अन्य भ्रमित थे। वह कहाँ है? उसने पूछा। वह महल के बाहर खड़ा है, इस दिशा में देख रहा है। राजा के पोते किनली की मुस्कान गायब हो गई। वह असहज दिख रहा था। विशाल ने अपनी भौहें सिकुड़ी और तेज आंखों से बाहर देखा। क्या कुणाल किन राजवंश को चुनौती दे रहा था? सभी की आंखें चमक उठीं। यही वह था जो कुटीर के शिष्यों को होना चाहिए, शांतिपूर्ण साधनों के बाद बल का सहारा लेना। उसने शांतिपूर्ण साधनों की कोशिश की थी और अपना रुख स्पष्ट कर दिया था कि वह समारोह में बाधा नहीं डालने वाला है, इसलिए वह किन महल के बाहर इंतजार कर रहा था। वह कोई नियम नहीं तोड़ रहा था। ... इस समय एक काला ड्रैगन महल के बाहर उड़ रहा था, जिसकी पीठ पर दो लोग थे। वे आरव और शिशिर थे। कुटीर से दो शिष्य थे, समय और शिशिर। चिराग फैन इस बार नहीं आया, क्योंकि भैरो बुरी तरह से घायल था। उसे भैरो के लिए खाना बनाना था और उसे ठीक होने में मदद करनी थी। काले ड्रैगन के सामने हवा में सफेद रंग की एक आकृति खड़ी थी। ये समय था। महल के बाहर नीचे की मंजिल पर लोग एक अजीब भाव से समय को देख रहे थे। कुछ समय पहले जब समय महल में घुसा तो लोगों ने सोचा कि उसे यहाँ समारोह में आमंत्रित किया गया है, लेकिन जल्द ही वह चला गया और एक व्यक्ति को साथ ले गया। यह व्यक्ति बहुत सुंदर और युवा था। वह सिर्फ 18 साल का लग रहा था। लोगों ने अनुमान लगा लिया था कि वह कौन था। वह आरव था, जो बंजर प्राचीन दुनिया में प्रसिद्ध हुआ और फिर कुटीर में नामांकित हुआ। हाल ही में वह सुर्खियों में था। हर कोई उसके बारे में बात कर रहा था, खासकर किनली द्वारा उस पर टिप्पणी करने के बाद। लेकिन वे नहीं जानते थे कि पिछली रात महल में क्या हुआ था। केवल उन शीर्ष शक्तियों को पता था। फिर भी उन्होंने वर्तमान दृश्य से कुछ अनुमान लगाया। इस समारोह में भाग लेने के बजाय कुटीर के लोग यहाँ अन्य कारणों से आ रहे थे। कुटीर के पीछे चलते हुए कॉलेज, खड्ग संत पर्वत और लियू साम्राज्य सभी बाहर चले गए। खड्ग संत पर्वत के शिष्यों ने समय को प्रणाम किया और कहा, हमने पर्वत को सूचित कर दिया है, लेकिन प्रतिक्रिया मिलने से पहले हम अभी कुछ नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ, बस देखो, समय ने कहा। खड्ग संत पर्वत के लोग सिर हिलाया और एक तरफ खड़े हो गए। कॉलेज और लियू साम्राज्य भी एक तरफ खड़े हो गए। लियू साम्राज्य के राजकुमार और राजकुमारी आरव के करीब थे, लेकिन वे भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। उनका प्रस्थान पहले से ही अपना रवैया स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त था। थोड़ी देर बाद मजबूत साधकों की एक पंक्ति किन महल से बाहर आई, जिसका नेतृत्व राजा ने नहीं बल्कि विशाल ने किया। विशाल अब किन राजवंश का युवराज था और समय के बराबर था। वह इससे निपटने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति था। राजा के लिए महल में रहना बेहतर होगा।
डोंगमीरा वंश और अन्य वंशों के लोग विशाल के पीछे खड़े थे, सफेद रंग की आकृति को देख रहे थे। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे खड्ग संत को इतने साल पहले मेघदूत खड्ग वंश के ऊपर खड़ा देख रहे हो। समय, तुम क्या कर रहे हो? विशाल ने ठंड से पूछा, अपना सिर उठाकर दूसरे को देखते हुए। समय ने एक भौं उठाए और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? दोनों जोड़ी आंखें दोनों तेज थीं जैसे वे एक दूसरे से टकरा रही हो। राजा अंदर है, इसलिए मैं बाहर चला गया। अब तुम यहाँ क्यों हो? या यह इसलिए है क्योंकि किन राजवंश का वास्तव में इस मुद्दे से कुछ लेना देना है? समय ने ठंड से सवाल किया। इस सवाल का जवाब देना मुश्किल था। विशाल यह नहीं कह सकता था कि किन राजवंश इसमें शामिल था और यह स्वीकार करता था कि दो शीर्ष शक्तियों ने कुटीर से एक युवा शिष्य के खिलाफ लड़ने के लिए हाथ मिलाया था। क्या वह कर सकता था? यह उल्लेख करने योग्य था कि कुटीर भी राजा का मेहमान था। अगर उसने इसे स्वीकार कर लिया तो ये किन राजवंश की छवि को प्रभावित करेगा। हालांकि अगर उसने कहा कि उन्होंने इस चीज में भाग नहीं लिया, तो वह डोंगमीरा वंश की ओर वापस मुड़ रहा था। हम महल के बाहर हैं, विशाल ने उसके सवाल का जवाब दिए बिना जवाब दिया। यह मजेदार है। हमारे कुटीर के शिष्य को डोंगमीरा वंश के कुलीन द्वारा धमकाया गया था, लेकिन कोई भी इसे रोकने के लिए खड़ा नहीं हुआ। मेरे पांचवें भाई ने मुझे बताया कि तुम्हारे लोगों ने उसे वापस लड़ने से भी रोका था। समय का स्वर तेज हो गया। उसने अपना आरोप जारी रखा, अब मैं बस महल के बाहर इंतजार कर रहा हूं और तुम डोंगमीरा वंश की रक्षा करने जा रहे हो। युवराज, कृपया समझाएं। समय के शब्दों को सुनकर बाहर के लोग हैरान रह गए। क्या ये वास्तव में महल के अंदर हुआ था? क्या डोंगमीरा वंश के कुलीन ने कुटीर के शिष्य पर हमला किया था? कुटीर से समय वापस लड़ने के लिए आ रहा था, लेकिन किन राजवंश ने डोंगमीरा वंश की रक्षा करने का इरादा किया? सभी शक्तियों ने समय को देखा। उन्होंने पाया कि कुटीर का ये शिष्य न केवल प्रतिभाशाली था बल्कि वाक्पटु भी था। समय के शब्दों में कोई दोष नहीं था। ये वास्तव में किन राजवंश की गलती थी। किन राजवंश ने डोंगमीरा वंश को कुटीर के शिष्य पर हमला करने से नहीं रोका। और इस बार कुटीर के लोग वापस लड़ने के लिए बाहर इंतजार कर रहे थे। किन राजवंश के लिए शामिल होने का कोई बहाना नहीं था। समय ने विशाल को ठंड से देखा और जारी रखा, अगर युवराज डोंगमीरा वंश की मदद करने पर जोर देते हैं और समझाने से इनकार करते हैं, तो क्या मैं इसे ऐसे समझ सकता हूं कि आप डोंगमीरा वंश को मेरे कुटीर के शिष्य को धमकाने में मदद कर रहे हैं?